नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को शामिल किया हूं और यह क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो में जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व करके अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको आप जगा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है हमारा UNSDSN, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है UNDP और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो आपको ध्यान में रखना है, मानव विकास सूचकांक जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद इसकी जो शुरुआत है वो 1990 से, यानी UNDP की शुरुआत जो हुई थी वो 1990 से हुई थी। उसके बाद जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक जो थे, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाने लगा। उसके बाद आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी HDI जो है मानव विकास सूचकांक है, उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं कि किन किन चीज़ों को शामिल करते हुए किसी देश का मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग जारी की जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन से हैं जो HDI सूचकांक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ये बिल्कुल आते हैं। व्यापार सूचकांक ये नहीं आते हैं, व्यापार सूचकांक की कोई ज़रूरत नहीं है मानव विकास सूचकांक के लिए। उसके बाद शिक्षा सूचकांक ये भी ज़रूरी है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है आय सूचकांक, इनकम सूचकांक जो है ना, ये भी जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार सूचकांक। यानी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करने के लिए व्यापार सूचकांक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मानव विकास सूचकांक का मान कितना से कितना के बीच होता है। तो देखिए, अगर प्रत्येक वर्ष अगर आप ध्यान में रखे होंगे कि मानव विकास सूचकांक का जो रिपोर्ट आता है उसमें आप देखिएगा कि इसका जो रैंकिंग होता है, एक रैंकिंग से लेके जो लास्ट रैंकिंग तक है, इनका जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। यानी कभी कभी आप देखिएगा 0.892, ये सब टॉप रैंकिंग वाले कंट्री का स्कोर होता है। तो मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है 2024-25, यानी 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें मानव विकास सूचकांक स्तर में भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों का भी मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि भारत के कौन से राज्य जो हैं वो मानव सूचकांक स्तर पर सबसे आगे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो पंजाब दिया गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो मानव विकास सूचकांक स्तर में जो प्रथम राज्य है भारत के वो केरल है, और सबसे जो अंतिम राज्य है वो है आपका बिहार। इसको ध्यान में रखना है कि मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पर बिहार है और सबसे प्रथम राज्य पर केरल है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वाणिज्य मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो सीएसओ द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो जीडीपी है एक में, उसके बाद जीएनपी है, एनएनपी है और एनडीपी है। तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो एनएनपी होती है। जीडीपी के अंतर्गत विदेशी आय को भी, हमारे देश के अंदर जो विदेशी आय है उसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय आय होता है वो हमारा क्या होता है, एनएनपी होता है। सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत में किस वर्ष को स्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका 2004 से 5, 2008 से 9, 2011 से 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है, 2011 से 12 और चौथा ऑप्शन है 2015 से 16। तो भारत में जो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है वो आपका 2011 से 12 को माना जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, भारत का स्थिर मूल्य आधार वर्ष जो है ना वो 2011 से 12 को माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि बिजली का निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और उपरोक्त में से सभी। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिजली का जो निर्माण होता है ना वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, यानी जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है ये सारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आपका सर्विस आता है, सेवा आता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, केरल, गोवा और गुजरात। तो देखिए ध्यान में रखना है कि भारत में गोवा राज्य जो है ना, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज़्यादा है। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो देखिए ऑप्शन यहाँ क्या क्या दिया गया है, 1990, 1991, 1995, 2005। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी वो 1991 में अपनाई गई थी। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे जिस समय भारत नई आर्थिक नीति को अपनाया था। मनमोहन सिंह की ही अनुशंसा पे भारत नई आर्थिक नीति को अपनाया था। ये कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1951, 1 जुलाई 1952, 1 दिसंबर 1952। तो ध्यान में रखना है कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। यही योजना आयोग को समाप्त करके और आपको नीति आयोग को अपने देश में लाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है। ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, विधिक संस्था और गैर विधिक संस्था। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है,
यह जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह एक तरीके से सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमने बताया था कि नीति आयोग जो है ना योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो 1951 से लेकर 56 तक। अब यह पहली पंचवर्षीय योजना थी वो मूल रूप से खाद्यान्न पर केंद्रित थी, यानी भारत में खाद्य संबंधी चीज़ों की जो कमी थी उस पर इसे केंद्रित किया गया था कि भारत के लोग जो है वो भूखमरी से ना मरे। यह जो था ना ये मॉडल था हैरड डोमर मॉडल, है ना। हैरड डोमर मॉडल जो है ना इस पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। देखिए, इस सेशन में आप अंत तक बने रहे, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में भारी उद्योग की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। ध्यान में रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपका जो 1951 से 56 तक जो था उसमें खाद्य सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो मशीनरी क्षेत्र है यानी जो मशीनरी क्षेत्र उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ये क्या था, तो आप इसका 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 61 तक, और इसमें जो भारी संयंत्र थे, कल कारखाने थे मुख्य रूप से, उस पर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। तो यहाँ क्या है कि भारत में भारी उद्योग की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो देखिए, ध्यान में रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में, 1952 में। 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किया गया था और उस समय पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। मैंने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो निर्माण किया गया था 1952 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? तो देखिए, भारत में बैंकों का पहले भारत में जो भी बैंक थे वो निजीकरण के रूप में थे। उसके बाद भारत में इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उनके समय में जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का क्या हुआ था, पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको ध्यान में रखना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो पहली बार हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है,
गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था? तो देखिए, मतलब सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना के अंतर्गत रखा गया था कि भारत से गरीबी का उन्मूलन कर देना है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी थी और यह जो हुआ था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस की सरकार गिरी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत कब विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना? ऑप्शन हमारे पास है 1 जुलाई 1993, 1 जनवरी 1991, 1 जुलाई 1994, 1 जनवरी 1995। तो देखिए, WTO का जो भारत सदस्य बना था वो बना था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को भारत जो है ना वो WTO विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? यानी ये 4 ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें से हमें ये पता करना है कि खरीफ फसल कौन से हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, खरीफ जो फसल होते हैं जनरली खरीफ फसल का जो टाइमिंग होता है वो लगभग जून जुलाई से लेकर लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच का जो टाइमिंग होता है यही खरीफ फसल कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। मटर जो है ना एक रबी फसल है। उसके बाद चना भी एक रबी फसल है। सरसों ये भी रबी फसल है। मूंगफली जो है वो मूंगफली आपका खरीफ फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की कब शुरुआत की गई थी? हमारा जो ऑप्शन है 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2016 को, 1 दिसंबर 2018 को और 24 फरवरी 2019 को। तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और यहीं से इन्होंने 24 फरवरी 2009 को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हमारा डॉक्टर विलियम गार्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। तो देखिए, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से हम जानते हैं। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
यहाँ पे ऑप्शन है आपका दुग्ध उत्पादन, सरसों उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि श्वेत क्रांति जो है ना, उसी को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, और ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और इसके जो नायक थे, या समझिए कि ऑपरेशन फ्लड के जो जन्मदाता थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई है? यानी भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना, वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू किया गया? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है कि भारत में जो गरीब लोग थे उनको लक्ष्य करके कि उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1 जून 1997 को, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना, उसकी शुरुआत 1 जून 1997 को की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है शिवरमन सिंह समिति, एम नरसिम्हन समिति, सिंघवी समिति और केलकर समिति। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किया गया था वो नरसिम्हन कमेटी है ना, नरसिम्हन कमेटी के अनुशंसा पर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन के आता है कि एक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो एम नरसिम्हन समिति के। और दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 को हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व में रासायनिक उर्वरक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, विश्व में जो रासायनिक उर्वरक उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो 3य स्थान है। भारत से ऊपर चाइना और यूएसए है। तो भारत में विश्व में रासायनिक उर्वरक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 3य स्थान है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पास कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है 12, 13, 14 और 15। तो वर्तमान में भारत के पास 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें हॉल जो है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ये 14वां महारत्न कंपनी बनने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार को विनियमित कौन करता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात संघ और भारतीय जीवन बीमा निगम। तो जो मुद्रा बाजार है ना, मनी मार्केट को विनियमित जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसको ध्यान में रखना है। मनी मार्केट को विनियमित कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम जो सवाल है वो क्या है? भारतीय पूंजी बाजार का नियामक कौन करता है? तो देखिए, भारतीय पूंजी बाजार का जो नियामक करता है, यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात संघ और भारतीय जीवन बीमा निगम।
तो देखिए भारतीय पूंजी बाजार का जो नियामक करता है वो करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी करता है। इसको ध्यान में रखना है। कैपिटल मार्केट का नियामक कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मनी मार्केट का करता है वो रिजर्व बैंक। इसको ध्यान में रखना है, मनी मार्केट का रिजर्व बैंक और कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार का सेबी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लेके आया और उन क्वेश्चनों को आप बनाने के बाद ये अंदाज लगा सकते हैं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।